मैं बहुत सम्मान के साथ आज के अंतिम वक्ता रवि भूषण जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वो रवि भूषण जी बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक हैं, बहुत प्रखर वक्ता भी हैं और हम सब उनसे भली भांति परिचित हैं। उनके परिचय के संबंध में कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। दो तीन जो पुस्तकें हैं जिसमें एक वैकल्पिक भारत की तलाश उनकी जो प्रकाशित हुई 2018 में रामविलास शर्मा जी पर, और एक पुस्तक जो अभी हाल में आई है ये कहाँ आ गए हम वोट देते देते, मैं रवि भूषण जी को आमंत्रित कर। इस ध्वंसात्मक और अबौद्धिक गैर बौद्धिक समय में रचनात्मक और बौद्धिक हस्तक्षेप करने वाले संगमन का यह रजत जयंती वर्ष है। मेरे सभी प्रिय एवं आत्मीय साथियों, यह एक संयोग है कि जो संगमन का रजत जयंती वर्ष है वो हरिशंकर परसाई और हबीब तनवीर का जन्म शती वर्ष भी है। परसाई और हबीब तनवीर लोक के साथ है, वो अभिजन के साथ नहीं है। उनका संबंध अभिजात्य से नहीं था। परसाई की 3600 कृतियों को हम देखें और हबीब तनवीर के रंग प्रयोगों या उनके रंगमंच को देखें, कहीं से भी इन दोनों का संबंध अभिजात्य से नहीं था। लोक को लेकर हिंदी में और संस्कृत में जितने सारे मत हैं, विचार हैं, शब्दार्थ हैं, उस सब पर बातें हमारे साथियों ने यहाँ हम सब के सामने रखी है। यह एक सुखद संयोग है कि लगभग 6 राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दिल्ली के अपने समय के जो सार्थक, महत्वपूर्ण और सही कवि, कथाकार, संपादक, विचारक, चित्रकार, संगीतमर्मी, संगीतज्ञ, फिल्म से जुड़े रहने वाले लोग, जितनी कलाएं होती हैं उन सभी कलाओं में गंभीर कार्य करने वाले व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने जो अपने मत रखे हैं, अपने जो विचार हम सब लोगों के साथ साझा किए, वे हम सब के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं अक्सर इस विषय के बारे में पिछले 10-15 दिनों से जब भी सोचता हूँ तो थोड़ा घबरा सा जाता हूँ, क्यों यह विषय बहुत बड़ा है। यह विषय इतना बड़ा है, इसमें स्थान और भाषा का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो जितने भी महादेश हैं और दुनिया में 195 देश, चाहे वो यूरोपीय हो, उत्तर अमेरिकी देश, दक्षिण अमेरिकी देश, लैटिन अमेरिकी, एशियाई, अफ्रीकी, दुनिया के 195 देशों में यह एक रोचक अध्ययन का विषय है कि लोक और अभिजात्य में द्वंद्व कहाँ देखने को मिलता है। क्या यह यूरोपीय समाज में, यूरोपीय लेखन में जैसा है, उत्तर अमेरिकी देशों में जैसा है, वैसा ही यह क्या लैटिन अमेरिकी देशों में है, एशियाई देशों में है और उन औपनिवेशिक देशों में है जहाँ पर कि बाहर के लोगों ने अपना शासन किया। लेकिन यह काम कोई एक व्यक्ति क्या करेगा, कोई एकेडमिक्स कर सकता है, उसके भी वश की चीज़ नहीं है। अगर हम अपना ध्यान बिल्कुल भारतवर्ष पर ही केंद्रित करें और भारतवर्ष में हिंदी पट्टी पर ही, क्योंकि संगमन भी हिंदी पट्टी से है और हम सभी लोग हिंदी पट्टी पर हैं के हैं,
और इसी को देखने की अगर हम कोशिश करें 90 के दशक से या उसके पहले थोड़ा सा इतिहास में भी जाया जाए, जैसा कि उद्घाटन वक्तव्य में प्रमोद जी गए थे और हमारे कई साथी वहाँ गए। मैं समझता हूँ कि उतने पुरातन समय में या प्राचीन समय में जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपने समय में, जिस समय में हम हैं, उस समय को देखने समझने और उस समय में लोग की जो स्थिति है, जो लोग संकट है, जो लोग चिंता है, जो लोग चेतना है, चलिए लोग के साथ जुड़ा हुआ जो लोकतंत्र है और लोग के साथ जो जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, लोक कथा, लोक संगीत वगैरह, या फिर अभिजात्य है। होता यह है कि कोई एक टर्म या पद एक विशेष कालखंड में या विशेष समय में जन्म लेता है, इसलिए वह शब्द अपना अर्थ समय के विकास के साथ साथ या तो व्यापक करता जाता है या संकुचित करता जाता है। यह जो अभिजात्य है, यह अभिजात्य या एरिस्टोक्रेट या एरिस्टोक्रेसी, जिस समय में यह शब्द आया, जो टर्म आया, या जो तंत्र था उनका, क्योंकि शासन व्यवस्था के जो 4-5 प्रमुख तंत्र माने जाते हैं, उसमें हम सभी जानते हैं कि एक अभिजात तंत्र भी है, एक लोकतंत्र भी है, एक राज्य तंत्र भी है, वगैरह वगैरह। लेकिन समय के अनुसार ये चीज़ें बदलने लगती हैं, अर्थ भी बदलने लगते हैं। आज अभिजात्य का वही अर्थ नहीं है जो कभी 18वीं 19वीं शताब्दी में रहा होगा। यह एरिस्टोक्रेसी शब्द का अगर हम प्रयोग करते हैं तो इसमें जो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें घुल मिल गई हैं। और जब मैं अपने एक साथी को सुन रहा था जो कि एक अच्छे समाजशास्त्री भी हैं, तो उन्होंने जो बातें कही थी उसमें कई ऐसी चीज़ें थीं। तो कहने का मतलब यह है कि ठीक है, यह विषय एक कला केंद्रित है, लेकिन कलाओं का संसार भी इतना व्यापक संसार है कि मुख्य रूप से जिसे हम भगनी कलाएं या सिस्टर आर्ट्स कहते हैं, वो तो 5 हैं। संगीत कला है, चित्रकला है, नृत्य कला है, मूर्ति कला है और स्थापत्य कला है। लेकिन अगर हम इस सिस्टर आर्ट्स और भगनी कलाओं को छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो जैसे कि रविकांत जी, फिल्म कला भी है, रंगमंच की है और फोटोग्राफी भी है, यह एक कला है। कविता को भी काफ़ी बहसें हुई कि यह काव्य कला है या नहीं, लेकिन चलिए जब जयशंकर प्रसाद ने ही मान लिया तो पूर्ण विराम लग गया कि काव्य कला तथा और अन्य निबंध, यह जयशंकर प्रसाद के निबंधों का संग्रह है। लोक और अभिजात्य दोनों एक विशेष सामाजिक सांस्कृतिक समूह है, और कोई भी सांस्कृतिक सामाजिक समूह अपनी एक अबाध काल गति में वैसा ही नहीं रहता जैसा कि वह आरंभ में ही रहता है। उसमें परिवर्तन होते चलते हैं, और यह जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे एक साथी ने ठीक ही रामचंद्र शुक्ल का प्रयोग किया। आप देखिए कि रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के ऐसे 2 प्रमुख आलोचक हैं जो अपनी आलोचना में बार बार लोक का प्रयोग करते हैं, लोक पद का प्रयोग करते हैं। और हिंदी आलोचना के विकास पर जो ध्यान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं या उस पर कार्य करने वाले जो हिंदी के प्रमुख आलोचक वगैरह हैं, अभी तक शायद इस पर ध्यान नहीं दिया गया है कि अन्य कितने हिंदी के प्रमुख आलोचकों ने ही सही, मैं नाम ले लेता हूँ कि नामवर जी ने ही लोक का प्रयोग कितना किया, या उनके गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जिस तरह से अपनी आलोचना में और साहित्य के केंद्र में लोक को रखते थे, या खुद रामचंद्र शुक्ल ने जितना लोक को केंद्र में रखा था, क्या उनके शिष्य नंदुलारे वाजपेयी ने लोक को भी उतना ही केंद्र में रखा? मेरे सामने कुछ सवाल है, मेरे सामने कुछ चिंताएं हैं, मेरे कुछ विचार है टूटे हुए, बिखरे हुए, पूरी तरह से
उसने अभी एक आकार ग्रहण नहीं किया है। मैं उन्हीं सबको आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखते हुए कि प्रमोद जी के उद्घाटन वक्तव्य से लेकर के अभी तक मैं यहाँ मौजूद हूँ और मेरे पास सभी वक्ताओं ने जो कहा है उसके नोट्स मौजूद हैं, जिससे बाद में शायद हम भी कुछ सीखें। लेकिन फिलहाल हमारे सामने जो कुछ प्रमुख सवाल है और वो लोक और अभिजात और कलाओं से ही जुड़े हुए सवाल हैं। ये दूसरी बात है कि उन सवालों से जो निकले हुए कई उप प्रश्न हैं, उप प्रश्न पर भी मैं थोड़ा सा अपना ध्यान या मैं अपनी थोड़ी चिंताएं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण का काव्य कहा। मुगलों का समय था, मुगल बादशाह थे। अब यह अलग ध्यान देने की बात है, इसका परिसर, इसका चिंतन क्षेत्र, चिंतन परिसर इतना व्यापक है कि इसमें सारी चीज़ें समेटी जा सकती हैं। हमारे एक समाजशास्त्री मित्र ने बहुत अच्छे ढंग से कुछ समेटने की कोशिश की, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ कर के थोड़ा आपसे समय ले करके और ये बिना जानते हुए कि हमें कितने मिनट तक बोलना है, अगर आप पहले से निश्चित कर दें तो मैं अपने को समेटने की कोशिश करूँगा कि जितने क्षेत्र इससे जुड़े हुए हो सकते हैं उन सारे क्षेत्रों पर हमें इसलिए ध्यान देना चाहिए कि हम एक खूंखार समय में रह रहे हैं और ये खूंखार समय जब किसी को बख्श नहीं रहा है। समय अपने आप में कुछ भी नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि समय कैसे खूंखार होता है, लेकिन समय की जो चालक शक्तियाँ हैं वो इतनी खूंखार हैं, इतनी खौफनाक हैं कि हम अपनी दृष्टि से उन्हें ओझल करते हुए न तो कलाओं पर बात करना उचित समझते हैं और न हम लोग और अभिजात्य पर बात करना बहुत आवश्यक समझते हैं। बेहतर तो यह था, हालांकि कोशिश की गई, कि संगमन ने जो पत्रक 2 प्रस्तुत किया था उसे यहाँ पढ़ दिया जाता, क्योंकि साफ कॉन्सेप्ट था कि संगमन लोक को और अभिजात्य को और दोनों के बीच के द्वंद्व को कैसे समझता है, और कुकुरमुत्ता की भी वहाँ बात की गई, जिसमें हमारे एक साथी ने बात की। ये 1940 की कविता है। निराला ऐसे ही विक्षिप्त नहीं हो गए थे। निराला की विक्षिप्तावस्था के कई कारण है, वो देख चुके थे। अब कुकुरमुत्ता को ये चैलेंज करना, ये लोग का इस तरह से अभिजन को ये बोलना कि अबे सुन वे, हिंदी कविता में निराला के बाद केवल हम वीरेन के यहाँ देखते हैं अबे बे, इस तरह का जो संबोधन जो है वो देखते हैं। ये जो संबोधन है वो भी समकालीन हिंदी कविता के यहाँ कई ख्यात लोग, कई प्रमुख कवि भी यहाँ मौजूद हैं, वो उसको देखेंगे, समझेंगे। लोग अपने विस्तृत अर्थ में राष्ट्र की समस्त जनसंख्या है, पर वास्तविक अर्थ में वह समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता, पांडित्य की चेतना और अहंकार से शून्य है, जो एक परंपरा प्रवाह में जीवित रहता है। और हमारे समय में इस परंपरा प्रवाह को शिथिल करने वाली, इस परंपरा प्रवाह को विकृत करने वाली, इस परंपरा के अपने मनोनुकूल अर्थ लेने वाली, फैलाने वाली शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली हैं कि हो सकता है कि लोक के भी अर्थ को वो विकृत कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि लोक का सीधा संबंध श्रम से है, सीधा संबंध श्रम से। इसलिए वो धनरोपणी के गीत यहाँ कुछ सुनाए गए, जितने भी श्रम संबंधित गीत हैं, कृषि संबंधी गीत हैं, लेकिन जो अभिजात्य है उसका संबंध श्रम से नहीं। ये जो 2 टर्म्स हैं, ये जो 2 क्लास हैं, क्लास, एक श्रमजीवी क्लास और आप अगर कहने की हमें इजाज़त देते हैं तो एक मुफ्तखोर क्लास, अभिजात्य वर्ग। इसकी पूरी हिस्ट्री, इसके पूरे तफसील, इसके पूरे ब्यौरे में जानने का न तो यह समय है, लेकिन यह परंपरा प्रवाह कहीं रुका है लोक का, कहीं रोका गया है या उसे अवरुद्ध किया गया है। यह केवल समाज वैज्ञानिकों की चिंता का विषय नहीं है। ये जो प्रबुद्ध बौद्धिक रचनात्मक शक्तियां हैं, ये सबकी चिंता का विषय है। ये
चाहे उसमें कवि हो, लेखक हो, कलाकार हो, गंभीर पत्रकार हो, फिल्मकार हो, फोटोग्राफर हो, ज्ञान के जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं, कला के जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं, जितने ज्ञानानुशासन हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यह देखना चाहिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि लोक का यह जो प्रवाह है, परंपरा प्रवाह, इसको अवरुद्ध कब से किया गया, कैसी शक्तियों ने किया और आज वे कैसी स्थिति में है। ये सभी लेखकों, कलाकारों की चिंता का विषय है। इसलिए मैं अपनी ओर से संगमन के साथियों को हार्दिक बधाई देना आवश्यक समझता हूँ, जिन्होंने इस सवाल को, जो इतना फैला हुआ सवाल है कि इसमें सब कुछ सिमट करके चला आता है, उन्होंने हमें सोचने के लिए हमारे सामने रखा। यह लोक से, लोक जीवन से, लोक चित्त से, लोकमानस से और लोक पर आ चुके विविध प्रकार के संकटों से, ये संवेदना से, ये हमारे मानस से, ये हमारे चिंतन से, ये हमारी चिंतन प्रक्रिया से, ये हमारी शिक्षा से सबसे जुड़े हुए सवाल है। क्या हमें यह सवाल करना चाहिए अपने से या सबसे, कि हम सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं लोक के अंग हैं या लोक के साथ हैं, या लोक के संग साथ होना भी बहुत बड़ी बात होती है। संवेदना के धरातल पर हम किसानी नहीं करते, हम मजदूरी नहीं करते, लेकिन संवेदना के धरातल पर, और सारा आक्रमण हमारी संवेदना पर हो रहा है और हमारी भाव जगत पर हो रहा है, क्योंकि हमारे चित्त में वित्त का वास हो चुका है। और चित्त में वित्त का वास का अपना एक इतिहास है, जो पूंजी के आधुनिक इतिहास या आधुनिकतम इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह जो लोक और अभिजात्य का जो द्वंद्व है, उस पर विचार करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमें आत्मान्वेषण और आत्मालोचन से भी गुजरना चाहिए। क्या आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में लोक और अभिजात्य उसी रूप में, उसी अर्थ में मौजूद है जैसे वो पहले था? मध्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, ब्रिटिश काल में, स्वाधीन भारत के नेहरूवियन पीरियड में, या उसके बाद इंदिरा गांधी के समय, या उससे के बाद उस 80 के दशक में, जिस पर बहुत कम समाज वैज्ञानिक भी विचार करते हैं, या फिर 90 के दशक से, जबकि नव उदारवादी अर्थव्यवस्था लागू हो जाती है। साथियों, मैं यहाँ यह कहना आवश्यक समझता हूँ कि संगमन ने 1993 ईस्वी से अपना कार्य आरंभ किया। ये बहुत बड़ी घटना है ये, क्योंकि 1991 में भारतवर्ष में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है और ठीक एक वर्ष के बाद 1992 में बाबरी मस्जिद का ध्वंस होता है। और इस इकोनॉमिक पॉलिसी या नव उदारवादी अर्थव्यवस्था या बाबरी मस्जिद का ध्वंस और उसके बाद रचनात्मक एवं बौद्धिक हस्तक्षेप करने के लिए संगमन जब अपने को सामने लाता है, तो हमें थोड़ा सोचना समझना चाहिए कि संगमन ने कितना बड़ा, कितना सार्थक, कितना उपयोगी और कितना जरूरी कार्य जो है वो किया है। ये 90 के दशक से अब तक के भारत में जो चीज़ें घटी हैं, उसने लोक को क्या प्रभावित किया है। और अब अभिजात्य जो एक टर्म है, जो एक वर्ग है, वह भी 200-250 वर्ष पहले का अभिजात्य नहीं है। उसमें एक न्यू रिच क्लास भी शामिल हो गया है, उसमें एक उच्चतर और उच्चतम मध्य वर्ग भी शामिल हो गया है, उसमें कारपोरेट भी जमींदार शामिल हो गया है, उसमें पुराने किस्म के वे जमींदार जो केवल खेती वगैरह से ही जुड़ा हुआ करते थे, उनकी नई संतानें भी उसमें शामिल हो गई है। इसमें कई चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसको व्याख्यायित करने का और विस्तार में विचार करने का यह समय नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ या तो इवेंट है या इन्वेस्टमेंट है। इस इवेंट और इन्वेस्टमेंट के समय में जब हम लोक और अभिजात्य के कलाओं में होने वाले द्वंद्व पर विचार करते हैं, तो ये कलाकारों का, बौद्धिकों का, और जैसा कि हमने कहा कि हम सबका यह दायित्व बन जाता है कि हम बार बार इस पर विचार करें, क्योंकि अब
आप देख रहे हैं कि इंडिया इंडिया नहीं है, अब इंडिया भारत है। आप यंग इंडिया का क्या करेंगे, महात्मा गांधी के उस पेपर का? और जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री न्यू इंडिया कहते हैं, वह न्यू इंडिया और कुछ नहीं है, वह हिंदू इंडिया है या कॉरपोरेट इंडिया है। यंग इंडिया 20वीं शताब्दी, महात्मा गांधी के यंग इंडिया, भगत सिंह का यंग इंडिया, जो भी हो, नेहरू का मॉडर्न इंडिया और बाद का कॉरपोरेट इंडिया, या जिसे एक दूसरे इंडिया कहा जा रहा है, वह डिजिटल इंडिया वगैरह बहुत सारी चीज। यह कहना इसलिए जरूरी मुझे लग रहा है कि लेखकों कलाकारों को ही यह तय करना होगा कि वह लोक के साथ है या अभियंता के साथ। मुक्तिबोध का प्रश्न आज उनके समय से कहीं अधिक हमारे समय में तनकर खड़ा है, तय करो किशोर हो तुम। लोक के साथ जीवन जुड़ा हुआ है। लोक की सबसे बड़ी विशेषता यह है, जिसे कि रामचंद्र शुक्ल ने चराचर जगत कहा है, चर अचर जगत। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, वनस्पति जगत, कीट पतंग, जीव जंतु, पर्वत पहाड़, नदी, झरने, सरोवर, तालाब, केवल मनुष्य नहीं, लोक सबसे जुड़ा होता है। आकाश से, ग्रह नक्षत्र से, यह हथिया नक्षत्र है, बारिश हो रही है, धान खुशी से, धान के पौधे जो है वो झूम रहे हैं। वो ये लोक सबसे जुड़ा हुआ था। चलिए एक कहानी का उदाहरण देते हैं। पूस की रात में हमें हमेशा लगता है कि जबड़ा कुत्ता जो है वह सहना से कहीं अधिक सहना मनुष्य है। जबड़ा कुत्ता जानवर है, लेकिन जबड़ा कुत्ता एक वास्तविक मनुष्य की भूमिका में है। खेत की फसल नहीं लगाए चल रही है, जो उसी की जाति प्रजाति की है, और वो उसका विरोध करता है दौड़ दौड़ करके खेत में, भूख भूख करके। पशु, दो बैलों की कथा की यहाँ बात की गई, जीव जंतु, आकाश, सब कुछ धीरे 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 सबको, जिसे कि हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात आई, जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, उस सब ने खत्म करना शुरू कर दिया धीरे 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 धीरे, और मनुष्य केंद्रित हो गया। लोक जीवन केवल मनुष्य केंद्रित नहीं था, उसमें पशु थे, कुत्ते थे, बिल्लियां थी। हिंदी से 20 उदाहरण दिए जा सकते हैं, महादेवी वर्मा के संस्मरण सुनाए जा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें। लेकिन वो धीरे 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 धीरे, इसे किसने किया, कैसे किया, क्या डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में? ये डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? चूंकि यहाँ बात डेवलपमेंट की आई है, थोड़ा समय उसमें भी ले लेंगे। देखिए, डेवलपमेंट एक गलत, इकोनॉमिक्स का एक गलत शब्द है, जिसे हमारे समय के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने किया है। ये गलत शब्द इसलिए है कि इकोनॉमिक्स में इसका सही शब्द होना चाहिए वृद्धि या समृद्धि, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ ये सही टर्म है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल गलत है, इसलिए कि जो डेवलपमेंट होता है वह किसी एक का नहीं होता, एक क्षेत्र का नहीं होता, वो सर्वांगीण होता है। और क्या शानदार प्रसाद ने लिखा है, श्रद्धा मनुष्य कहती है, अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा। विकास, प्रसाद जिस रूप में विकास को रखते हैं, मनमोहन सिंह या डेवलपमेंट थ्योरी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी का कोई भी इकोनॉमिस्ट भारतवर्ष का, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, ये डेवलपमेंट को उस अर्थ में नहीं रखता है जिस तरह से पोएट, इसलिए पोएट के बारे में जैसा कहा गया कि वो संसार का सर्वोत्तम प्राणी है। वो बाद में आकर के टकराहटें होने लगी, संतुलन होने लगा, कई चीजें साथ होने लगी, संघर्ष होने लगा। जीवन और समाज में यह जिन रूपों में घटित होता है, उन्हीं रूपों में कला और साहित्य में घटित नहीं होता। एक एक कला की ओर जाया जा सकता है लंबे समय तक। अगर हम संगीत कला में जाएं तो गदर के जो गीत हैं वो कैसे, या नेहा सिंह राठौड़ अभी जो गीत गा रही है वो कैसी, हम उसे कलात्मक मानेंगे या नहीं मानेंगे? पूरे एजेंडा को नेहा सिंह राठौड़ ने बदल दिया है। गदर ने तो बहुत पहले ही कहा था। चित्रकला में हम जाएं तो आप नंदलाल वसु के चित्र देखिए, जिसे कि आधुनिक चित्रकला का जनक ही माना जाता है, या चित्तो प्रसाद की, जिस पर अशोक भौमिक की शानदार किताब आई है, चित्तो प्रसाद को हम चित्र देखें, या फिर
मूर्ति कला पर जाएं तो रामकिंकर बैस ने जो मूर्तियां बनाई हैं शांति निकेतन में घूमते हुए, उसके परिसर में हम वो संथाली लोग देखें खुले आसमान के नीचे हैं। या अगर हम वास्तुकला में जाएं, भवन स्थापत्य कला में जाएं, भवन निर्माण में जाएं, तो तब जब नेहरू ने, जब ला कारबुंजिए ने जब चंडीगढ़ बनाया था तो हम चंडीगढ़ को देखें, ये क्या कॉन्सेप्ट था वो ला कारबुंजिए का। और भवन निर्माण के जो कॉन्सेप्ट है आदिवासियों के यहाँ या हमारे यहाँ पारंपरिक ढंग से गांव में रहते थे, उसको देखिए। वी.एस. नयपाल ने 1978 में लिखी गई अपनी एक किताब इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन में एक चीज़ बहुत अच्छी लिखी कि जब मैं राजस्थान वगैरह से गुजर रहा था तो मैंने वहाँ ऐसे मकान देखे, भवन देखे जो कि वहाँ की जलवायु के प्रतिकूल थे। नकल है। अगर भारतीय अभिजात्य जैसा कोई कॉन्सेप्ट अगर बनता है तो आपसे इजाज़त चाहेंगे कि इसका बड़ा हिस्सा जो है वह नकल में चला गया है। आज का समय इलेक्ट्रॉनिक्स और फास्ट टेक्नोलॉजी का समय है और हरारी को मैं कोट कर रहा हूँ। हरारी ने कहा है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या फास्ट टेक्नोलॉजी है ये डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रही है। ये अभी के समय में मैं अक्सर सोचता हूँ कि 2018 की किताब है ये, लेकिन 2018 में जब ये किताब आई तो हाउ डेमोक्रेसी डाइज, लोकतंत्र मरता कैसे, वो खुद भीतर से वो मरता है, उसके भीतर से वो फासिज्म आता है। वो ये हाउ डेमोक्रेसी डाइड डेनियल जेवियट और स्टीवन लेवित्सी की किताब थी 1990 के पहले। मैं खोज रहा हूँ कि इस तरह की कितनी किताबें जो है लिखी गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि लोकतंत्र के गर्भ से डिक्टेटरशिप जो है वो जन्म लेता है। फिल्मों में क्या ऋत्विक, सत्यजीत राय और मृणाल सेन की फिल्म एक ही तरह की? क्या पाथेर पंचाली और बाद में चल करके जो सरजीत रे ने फिल्में बनाई वो एक ही तरह की? लोग अपने विविध रूपों में कैसे वहां व्यक्त होता है। कोई भी कला लोक विमुख नहीं है, लेकिन कलाओं को लोक विमुख करने वाली शक्तियां हमारे मौजूद है। लोक के साथ होना सत्ता, शासन और राज्य के खिलाफ होना है। और अब स्टेट भी स्टेट नहीं है, क्योंकि पूरा स्टेट का कॉन्सेप्ट ये पॉलिटिकल थ्योरेटिशियन भी जानेंगे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी जानेंगे कि एक स्टेट का, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बदल चुका हुआ है। अपनी सीमित समझ में ही मैं भारतीय स्टेट को, इंडियन नेशन स्टेट को मैं इंडियन कॉरपोरेट स्टेट कहना जरूरी समझता हूँ। मैं अब लोक कलाओं में उपस्थित भी है और कहीं वो अनुपस्थित होता भी जा रहा है। लोक का लोक से ही एक तरह से द्वंद्व हो रहा है, बहुत महीनी स्तर पर आप देखेंगे। ऐसी लोक कलाएं हैं जिसमें लोक उपस्थित है, जिसमें उपस्थित होने का आभास दे रहा है। आज अधिसंख्य कवि द्वंद्व रहित हैं, द्वंद्व मुक्त हैं, वहां अंतर्द्वंद्व भी नहीं है। उनके अंतःकरण का आयतन, ये टर्म मुक्तिबोध का है, ये संक्षिप्त नहीं संक्षिप्तर होता जा रहा है। मेरे प्रिय कवि मित्र यहाँ मौजूद नहीं हैं, अरुण कमल, लेकिन मैं यहाँ ये कहना थोड़ी देर के लिए ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक टर्म या दो टर्म का प्रयोग किया। उन्होंने कहा लोक का अभिजात्य, और अगर इसी के अनुकूल अगर हम ये बना दें, या उन्होंने कहा होगा अभिजात्य का लोक, तो ये डेंजरस टर्म है ये मेरे लिए, ये कंफ्यूजिंग टर्म है। लोक का अभिजात्य नहीं होता, और गालिब अपने अभिजात्य के कारण नीचे नहीं उतरे थे, आत्मसम्मान के कारण। आत्मसम्मान और अभिजात्य में अंतर होता है, ये बहुत बड़ा अंतर होता है। लोक कला पारंपरिक कलाएं हैं, और जिसे हम शब्द कहते हैं, शब्द, यह जो एक वर्ड है, शब्द है, इसका मौलिक अर्थ वृक्ष या पेड़ का पत्ता था। प्राचीन समय में वृक्ष के पत्तों पर ही लिखा जाता था। देखिए झारखंड में यह कहा जाता है, और हो सकता है कि अन्य आदिवासी इलाकों में भी, कि चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है। इसलिए जब वहाँ की कला होगी तब, जैसे कि आप मोटे तौर पर झारखंड की कला कह सकते हैं, आदिवासी कला कह सकते हैं, वह
और जो गैर आदिवासी कला होगी वहाँ दोनों में एक प्रकार का अंतर आ जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें सभ्यता संस्कृति को अपने आप में समेटे हुए है। भारत बदल चुका है, भारत अब देश नहीं है, देश से अधिक अब यह एक बाजार है। अविनाश ने और हमारे एक साथी ने जो लिट फेस्ट की बात कही थी, ये सारी चीज़ें एक दौड़ में पैदा हुई हैं। ये मोबाइल, ये सारी हायर टेक्नोलॉजी, ये यूट्यूब, ये इंस्टाग्राम, ये 1990 के पहले कहाँ थे? ये मास कम्युनिकेशन ये किस स्थिति में था? ये कंप्यूटराइजेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अपने खेल भी हैं। ये बहुत ध्यान दें, क्योंकि अभी के समय हमारे चित्त पर, हमारे संवेदन स्थल पर और हमारे मानस पर आक्रमण हो रहा है। और 45-46 वर्ष पहले गुफाओं में पेंटिंग्स होती थी, भित्ति चित्रकला है, उसका अपना इतिहास है, मुगल चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला है। कलाओं का संरक्षण और संवर्धन राजाओं ने, महाराजाओं ने, शासकों ने किया। लेकिन जब नेहरू ने 50 के दशक में जब अकादमियाँ बनाई तो उनका भी एक अच्छा खासा प्रयोजन था या उद्देश्य था। लेकिन बाद में अकादमियाँ कैसे ढनढना रही हैं, ये सब हम अच्छी तरह हम देख रहे हैं। नव उदारवादी अर्थव्यवस्था ने कलाओं को प्रभावित किया है और कला में लोक और अभिजात्य का जो द्वंद्व या संघर्ष जो होता है उसको कम करने की भी कोशिश अपने तरह पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन्होंने कोशिश की है। यहाँ पर चूंकि बात समाजशास्त्र की भी आ गई है, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की भी। ये सारा खेल कब से शुरू होता है, मैं उसकी ओर बस 5 मिनट में आपका ध्यान आकर्षित करके अपनी बात समाप्त करूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया का सिनेरियो बदलता है। हम एक कॉन्टेक्स्ट में, हम एक संदर्भ में इसको देखने की कोशिश हम कर रहे हैं। अमेरिका का वर्चस्व स्थापित होने लगता है और यही वो समय है जिसे कि हम शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। हमारे देश के बहुत कम अर्थशास्त्री इस पर विचार करते हैं, लेकिन उन्हें यह ध्यान देना चाहिए कि 60 के दशक के आरंभ में ही शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ऑस्ट्रेलियन ब्रिटिश अर्थशास्त्री फ्रेडरिक हायक की पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में प्रकाशित हो चुकी थी। और मिल्टन फ्रीडमैन जो अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, बाद में इन दोनों को नोबेल प्राइज भी दिया गया, इनकी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में प्रकाशित हुई। और ये जो मिल्टन फ्रीडमैन हैं, इन्हें फादर ऑफ मॉनेटरिज्म, मुद्रावाद का जनक कहा जाता है। मैं गर्भ में, आज की तमाम चीज़ों के गर्भ में अगर उसका इकोनॉमिक्स ढंग से अगर हम देखने की कोशिश अगर हम करें तो इसके गर्भ में मैं इन दोनों को रखता हूँ, जिसमें कि रोनाल्ड रीगन के हाथ में मिल्टन फ्रीडमैन की किताब हुआ करती थी और अपने इकोनॉमिक एडवाइजर्स में जिस 20-23 की उसने सूची बनाई थी उसमें मिल्टन फ्रीडमैन भी था। लोक स्वावलंबी है, अभिजात्य परावलंबी। लोक श्रमनिष्ठ है, ये जो अभिजात्य है वह श्रम विमुख है। अब बड़ी बात यह है कि रंग बदल रहे हैं चित्रकला में। आइए, रेखाएं बदल रही हैं, रेखाओं को गौर से ध्यान करके देखिए। जो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट कैसे रंगों का और कैसी रेखाओं का और कैसी आकृतियों का, उसकी भाव भंगिमाओं का और उसकी मुद्राओं का प्रयोग करता है। जो एक नर्तक है या नर्तकी है, उसका जो पदक्षेप होता है वह कैसे है। अगर बहुत माइन्यूट ढंग से ध्यान दिया जाए, जिस पर कि ध्यान देने की कुछ लोगों ने कोशिश भी की है, थोड़ा बहुत लिखा भी है, तो ये बदला जा रहा है। ये जो बदला जा रहा है, ये जो होने वाला परिवर्तन है, यह किसके पक्ष में ये जाता है? यह अभिजात्य के पक्ष में जाता है, कॉरपोरेट के पक्ष में जाता है, नियो रिच क्लास, मिडिल क्लास, उसके पक्ष में ये जाता है। ये किसके पक्ष में ये जाता है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। इस समय मुझे बार बार ऐसा लगता है, माफ कीजिए, कि हिंदी प्रदेश के कलाकारों, कवियों, लेखकों, पत्रकारों, चित्रकारों, मूर्तिकारों, फिल्मकारों, संपादकों की भूमिका बहुत बड़ी है, जिसमें बेशक
इस भूमिका का काफ़ी अच्छे ढंग से निर्वाह होता है। अगर ऐसा न होता तो संगमन ने ऐसा अवसर हमें कैसे दिया होता कि हम सब लोग यहाँ पर एक साथ बैठ करके बात हम कर रहे होते। ये सबसे अधिक भारतवर्ष में अगर कहीं किसी पर जिम्मेदारी है तो हिंदी प्रदेश के। ये इसलिए कि इसी प्रदेश के कारण सत्ता में वैसे लोग बैठ चुके हुए हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी हिंदी प्रदेश की है, वो वोट बैंक की है। वो ये जो कुलीन तंत्र, अभिजात तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, ये जो 4 प्रकार की जो मुख्य शासन व्यवस्थाएं होती थी, उसमें आप दुनिया में देख लीजिए, जर्मनी में देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, कहीं भी समृद्ध देशों में देख लीजिए, अफ्रीका को तो तबाह ही किया, भारतवर्ष में देख लीजिए, उसमें लोकतंत्र भी लड़खड़ा रहा है। जब लोकतंत्र लड़खड़ाएगा तो लोक साबुत रहेगा, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। तो ये द्वंद्व है, द्वंद्व था एक खास समय में। आप देखिए, इस पर अभी यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर बहुत कम विचार करते हैं, लेकिन मैंने चूंकि यूनिवर्सिटी में भी कुछ वर्ष अध्यापन किया है, 40 वर्ष तक, तो एक खास समय में लोक साहित्य का अध्ययन हुआ करता था, लोक संस्कृति का अध्ययन हुआ करता था। लोक गीतों को रिकॉर्ड करने के लिए रामनरेश त्रिपाठी तो गए ही थे और लोग जाया करते थे, बुंदेलखंडी गीत, ये गीत, वो गीत। लेकिन बाद में 30-40 वर्ष में आप देखिए तो ये सारा का सारा बदल दिया गया हुआ है। आपके सिलेबस में लोक नहीं है, आपके लोकतंत्र में कहने के लिए लोक है, वो नहीं है। हालांकि शक्ति जो है वह लोक के हाथ में है, यह राज्य शक्ति नहीं है, ये श्रम शक्ति है। और पृथ्वी का सारा सौंदर्य जो है वह श्रम सौंदर्य से भरा हुआ है। तो कला में लोक और अभिजात्य का द्वंद्व अभी इस समय मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने तीव्रतर रूप में कैसे होगा, क्योंकि वो होगा तो जाहिर है कि वो कला है, उसके अपने शर्तें हैं, वो उन शर्तों को अधीन ही होगा, वह सांकेतिक रूप में होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि समाज में जब आंदोलन आता है तब लोक कला का भी रंग बदलने लगता है और साहित्य का भी रंग बदलने लगता है। इसे हम हिंदी प्रदेश में 2-3 उदाहरणों से हम देख सकते हैं। 1857 हमारे सामने है, उसके बाद स्वतंत्र 1942 वो हमारे सामने है, स्वतंत्र भारत में नक्सलवाड़ी आंदोलन वो सामने है, उसके बाद जयप्रकाश नारायण का आंदोलन या आपातकाल का आंदोलन। जब एक समाज आंदोलन उन्मुख होता है तो उस समाज में लोक की उपेक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि लोक की शक्ति होती। लेकिन जिसको आप राज्य कहते हैं वो शक्तिशाली होता है तो वो लोक को कमजोर करना चाहता है, और जो लोक को कमजोर करना चाहेगा अशक्त उसे बोलने नहीं दिया जाएगा। तो पहले जो मिडिल क्लास जो उसका वॉइस हुआ करता था, जो हम सब उसकी आवाज़ हुआ करते थे, आज हम लोग की आवाज़ बहुत हम कम हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में। तो ये लेखन के क्षेत्र में होता है, ये कलाओं के क्षेत्र में होता है, ये कहीं सूक्ष्म रूप में होता है, कहीं स्थूल रूप में होता है, कहीं ये दिखता है, कहीं ये नहीं दिखता है। यह समय एक खौफनाक समय है। या अपने को, लोक को, लोकतंत्र को, लोक कलाओं को, सभी कलाओं को, शब्दों के वास्तविक अर्थ को, भाषा को बचाने का यह समय है। यह एक विध्वंस का समय है ये। इसलिए इस विध्वंसकारी समय में एक रचनाकारों का जो समूह है, ये जो बौद्धिक हस्तक्षेप है, आज इसकी सर्वाधिक जरूरत है। आज रचनाशील होना, आज सक्रिय होना हमारे समय की मांग है। संगमन ने इतना अच्छा विषय सामने रखा कि इस पर मैं तुम्हें केवल सोचता ही रहता हूं और आगे के समय में भी सोचता ही रहूंगा। धन्यवाद। विस्तार के साथ उन्होंने बातें रखी। अब हमारे ये 3 सत्र जो कल से आरंभ हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा सत्र यहीं पर पूरा हो रहा है।